सो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अपना कंसेप्ट रिलेटेड टू वर्ब, और वर्ब में हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और नॉन फाइनाइट में हमने जेरेंड को कंप्लीट कर लिया था, राइट। जेरेंड को कंप्लीट कर दिया था, और जेरेंड जो है उसके अकॉर्डिंग हमने एग्जांपल्स वगैरह सब कंप्लीट कर लिए थे। जेरेंड क्या होती है? नाउन के रूप में यूज होने वाली वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, राइट। नाउन के रूप में यूज होने वाली वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। क्लियर। इसके बाद में अब हमें जो डिस्कस करना है, नेक्स्ट वर्ब डिस्कस करनी है। जेरेंड के बाद में अगली वर्ब जो आती है उसे हम कहते हैं इंफिनिटिव। कौन सी वर्ब होती है? ये इंफिनिटिव वर्ब होती है। इसको समझना, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड इंफिनिटिव। यानी वर्ब की रूट फॉर्म है वो क्या कहलाती है? आपके इंफिनिटिव कहलाती है। रूट फॉर्म जो होती है ना, अपनी सबसे बेसिक फॉर्म जो होती है, उसे हम रूट फॉर्म को इंफिनिटिव बोलते हैं। और इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसका पहला पार्ट है जिसे हम कहते हैं कॉमन इंफिनिटिव, जिसे आगे आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा, और वहां मैं इसे क्या बोलकर लिखवाऊंगा? सीआई। तो सीआई जब भी मैं बोलूं तो तुरंत समझ जाना कि हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉमन इंफिनिटिव की बात कर रहे हैं, राइट। किसकी बात कर रहे हैं? कॉमन इंफिनिटिव की बात कर रहे हैं। और एक कॉमन इंफिनिटिव क्या होती है इसको समझना, जब भी सेंटेंस में टू के बाद वर्ब की क्या लग जाए? रूट फॉर्म लग जाए, तो ये क्या कहलाने लगती है? कॉमन। अब इनका यूज कहां होता है वो अपना आगे डिटेल में, अभी जो स्पेसिफिक रूल्स आएंगे ना, वर्ब के टाइप्स पढ़ लेंगे सारे, उसके बाद में पढ़ेंगे। तो टू प्लस रूट फॉर्म जो होती है उसे कॉमन इंफिनिटिव कहते हैं, और इसे भी दो भागों में बांटा जाता है। ए आता है जिसे हम कहते हैं प्योर कॉमन इंफिनिटिव, प्योर कॉमन इंफिनिटिव। और प्योर कॉमन इंफिनिटिव का मतलब है व्हेन नो वर्ड कैन बी यूज्ड, नो वर्ड कैन बी यूज्ड बिटवीन टू एंड द रूट फॉर्म। यानी जब आप, अच्छा, कॉमन इंफिनिटिव क्या होती है? टू प्लस रूट फॉर्म हो। उसमें फिर प्योर कॉमन इंफिनिटिव क्या होती है? जब टू के बाद रूट फॉर्म ही आएगी, उन दोनों के बीच में कोई और वर्ड नहीं आ सकता, उसे हम कहते हैं क्या? प्योर कॉमन इंफिनिटिव कहते हैं। लेकिन बी जो होती है उसे बोला जाता है स्प्लिट कॉमन इंफिनिटिव। क्या होता है? स्प्लिट कॉमन इंफिनिटिव होती है। और स्प्लिट कॉमन इंफिनिटिव का स्प्लिट कर दिया, और स्प्लिट कर दिया मतलब टू और रूट फॉर्म के बीच में जब कोई अन्य वर्ड आ जाए, और अन्य वर्ड आने का मतलब है या तो नॉट आएगा और या फिर एडवर्ब आएगी, दो ही चीजों में से कोई एक आ सकता है। किस परिस्थिति में आता है तो डिटेल में हम पढ़ेंगे हर वर्ब को हर तरीके से। तो यहां पर हम ये लिखेंगे व्हेन नॉट और एन एडवर्ब कैन बी यूज्ड बिटवीन टू एंड द रूट फॉर्म। यानी जब टू और रूट फॉर्म के बीच में नॉट या आप कोई एडवर्ब लगा देते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? स्प्लिट कॉमन इंफिनिटिव। स्प्लिट का मतलब उन दोनों को जो एक साथ जुड़े हुए हैं उनको क्या कर दिया आपने? डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया, सेपरेट कर दिया, उसे हम कहते हैं स्प्लिट कॉमन इंफिनिटिव। यहां नेक्स्ट फिर सेकंड में आपकी आती है बेयर इंफिनिटिव। क्या आती है? बेयर इंफिनिटिव आती है। और बेयर इंफिनिटिव के बहुत अच्छे रूल्स होते हैं, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली वर्ब है, सबसे ज्यादा समय इसका प्रयोग किया जाता है। ये केवल यही नहीं, एक्टिव पैसिव में भी इसके क्वेश्चंस बनते हैं काफी।
तो बेयर इंफिनिटिव क्या होती है इसको समझिएगा। व्हेन रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विदाउट टू। जब रूट फॉर्म किसके बिना काम में आ रही हो, टू के बिना काम में आ रही हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, बेयर इंफिनिटिव कहते हैं। और आगे चलकर जब भी मैं आप लोगों से इसके बारे में चर्चा करूं तो इसे क्या कहकर बोलेंगे हम, बीआई कहकर बोलेंगे। अब ये कैसे काम आती है, किस कंडीशन में काम आती है, इसका कुछ कंसेप्ट है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं इसके बारे में। जैसे दोनों को एक कॉमन रूप से समझा देता हूं। जैसे हमारे पास एक वर्ब होती है, क्या, मेक एक वर्ब है। तो मेक का एक मतलब तो आप जानते ही होंगे, बनाना, किसी चीज का निर्माण करना जिसे हम कह सकते हैं। तो एक तो इसका अर्थ आप लोगों को पता है, लेकिन इसका एक और अर्थ होता है, और वो होता है किसी भी टाइप की एक्टिविटी का कारण बनना। किसी भी व्यक्ति की किसी एक्टिविटी का कारण बनना, और वो कॉजेटिव वर्ब की कैटेगरी में चला जाता है। कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है जो कारण को बताती है। जैसे एक तो आप कहोगे कि मैं हंसा, क्या बोला आपने, मैं हंसा। और एक हो जाए मैंने मतलब मुझे हंसाया, तो मतलब हंसने वाले तो आप है, लेकिन आपको हंसाने का क्या है, तो यहां आपको ध्यान रखना है, मुझे हंसाया, तो हंसे तो आप, लेकिन खुद आप कारण नहीं थे हंसने के, आपकी मर्जी नहीं थी हंसने में। यहां आपको क्या किया गया था, प्रमोट किया गया। आप रास्ते से चल रहे हैं, आपको मान लीजिए आपके पीछे कुत्ता पड़ गया है, और आपने फिर कहा कुत्ते ने मुझे दौड़ाया। तो आप दौड़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन किसी वजह से दौड़े, तो इसको हम कहते हैं कॉजिटिव। और होता क्या है कि मेक जो दो तरीके से काम में आता है, ये एक तो आता है टू कंस्ट्रक्ट, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं बनाना। और जब भी इसका मीनिंग कंस्ट्रक्ट के रूप में निकलता है, ये अपने बाद में क्या लेता है, सीआई बोले तो कॉमन इंफिनिटिव लेता है। लेकिन अगर इसका मीनिंग टू बी अ कॉज, अगर कारण बनने के रूप में निकलता है, तो ये अपने बाद में लेता है क्या, बीआई लेता है। क्या लेता है, बीआई लेता है। जैसे मैंने कहा ही मेड अ टेबल टू रीड ऑन इट, ही मेड अ टेबल टू रीड ऑन इट। तो अब यहां पर आप देखिएगा ही मेड अ टेबल, तो यहां मेड का क्या अर्थ निकल रहा है, कारण बनना या निर्माण करना। और निर्माण करना जब भी अर्थ निकलता है तो क्या यूज होता है, सीआई आता है। तो यहां पर क्या आ रहा है, नहीं टू रीड तो आ रहा है, पर टू रीड है क्या, सीआई है, तो यहां पर क्या आ गया, सीआई आ गया। लेकिन हमने एक किसने कहा ही मेड मी लाफ, ही मेड मी, इसका अर्थ है उसने मुझे हंसाया। तो मेड का मतलब निर्माण करना निकल रहा है या कारण बनना निकल रहा है, कारण बनना, कारण बना वो मेरे हंसने का। और यहां पर लाफ जो है वो क्या है, बीआई है, क्योंकि इसके साथ टू लगा हुआ नहीं है। इट इज कॉल्ड सीआई एंड बीआई। क्लियर कंसेप्ट। तो ये सीआई और बीआई के कंसेप्ट हैं जो आपको समझने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इसके बीआई के। मॉडल के बाद में बीआई आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में डू डज और डिड के बाद बीआई आती है। लेट जब भी आ जाए, एलईटी लेट, उसके बाद बीआई आती है। तो ये रूल्स आपको आगे लिखने हैं। क्लियर है, क्या तमाशे करने में लग रहा है बच्चों की तरह, क्या है इसमें, तो पटक दे इसको, यहां क्यों रख रहा, नीचे पटक, कचरा ही तो है, तो बैग के अंदर रख फिर इसको, तो दोबारा हाथ में लेगा इसे, मुझे पता है। क्लियर है कंसेप्ट ये, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म याद करते हुए चलना है और नोट करो इसके, चलो। अच्छा तू भी गया था क्या, ये मिला था जो खाया यार, जब भी मुंह चल रहा है तेरा।
क्या मेरी भी आई है क्या इसमें? अच्छी आई है क्या? अच्छी आई है क्या? अच्छी नहीं आई? मतलब फोटो में मतलब वैसे नहीं लगता है ना? क्या? अच्छा, जिस नजर से राज देखता है, अच्छा। चलो, नोट कर लिया क्या? हाँ, जब ये छवि कहाँ तो रुक जाती है? एग्जाम लेट हुई थी क्या? अच्छा, पर वो घर से आए हो? अरे किधर से, अंबेडकर सलके से आई है? और जब वो तो ऑब्वियसली, मैं तो इस जल्दी निकला, भयंकर जाम लग रहा है वहां पे, तो भयंकर स्थिति, भयंकर। सुबह नहीं था ना, ये गए हुए थे ना ये लोग, तो बस ही बस खड़ी है, मतलब बहुत तगड़ी पब्लिक है वहां, तिरंगा झंडा ले लेके और आ रहे थे। 150 years आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ, किस चीज के थे? वंदे मातरम बनने के। वंदे मातरम सॉन्ग जो बना था ना, उसके 150 इयर्स हो गए, 1875 में वो बना था, दैट्स वाई। कदू चीज अनिशा, नोट कर लिया क्या? हम्म। ऑन 7th of November 1875। हो गया कंप्लीट? अरे अरे, आराम से, क्लास चल रही है। बात मत करो। 12th में आर्ट्स में ही था मेरे पास, ज्योग्राफी, इंग्लिश लिटरेचर और संस्कृत, ये पढ़े थे मैंने तो। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिए थे मैंने, कई कई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी लिए थे। रीजन था कि जिससे संस्कृत वाली स्क्रिप्ट जो हो उन्हें पढ़ सकूं मैं, बस इस वजह से। और नहीं, पढ़ना तो आता है, फिर उसका मीनिंग भी तो समझना आना चाहिए ना, तो उसका मीनिंग क्या निकल रहा है।
भाई पढ़ना तो फिर संस्कृत स्क्रिप्ट में और हिंदी में कोई ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है, लेटर्स तो वही होते हैं ऑलमोस्ट सेम ही। हाँ? तब उनका मीनिंग जो प्रॉपर तरीके से, जो मैंने शायद तुमको पहले भी एक बार क्लास में बताया होगा। अरे भाई तुम तो राज और अदम में तुम बहुत ज्यादा मतलब इन दिनों वो हो रहे हो रे भाई, तुम्हारी बातों का मतलब रोज तुमको आदत हो गई है। पर चक्कर ये हो गया ना, तुमको भी मैंने बेटा बोल दिया। अब चक्कर ये, मेरे घर में जो बेटा है ना उसकी तरह नकटे हो रखे हो तुम, बिल्कुल सीरियसली। उसको मतलब बोल दो, कान पकड़ के सॉरी बोलेगा, पापा सॉरी आगे से ऐसा नहीं होगा, और दूसरे दिन सेम वैसे मतलब वही शैतानी वैसे तुम्हारी हो रही है। तुमको डांट खाने की आदत पड़ चुकी है मेरे से। हाँ मतलब होगा निश्चित रूप से। बिल्कुल ही नकटे हो रखे तुम तो यार। भाई संस्कृत में बात तो उसकी आती है, इसे हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश हो चाहे कोई भी हो, इसे हम बोलते हैं फनेटिक कोडिंग। फनेटिक कोडिंग बोला जाता है इस कंसेप्ट को। फनेटिक कोडिंग का मतलब सिर्फ पढ़ना ही नहीं है आपको, उसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा, उसका मीनिंग क्या निकलेगा, ये भी हमें समझ में आना चाहिए। और फनेटिक कोडिंग, कोडिंग जो अपन मैथ्स में पढ़ते हैं, रीजनिंग में पढ़ते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, तो कोडिंग का मतलब हो गया लॉक लग गया उसके ऊपर, और डिकोड कर लिया, इसका मतलब लॉक को खोल दिया। तो डिकोडिंग कौन करेगा? जो उसमें मेहनत करेगा। डिकोडिंग कौन करेगा? जो मेहनत करेगा, समय देगा उसको है। अच्छा अब इंग्लिश के रूल्स है, इनको कौन क्लियर करेगा? जो समय देगा इसमें। आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को कौन क्लियर करेगा? जो समय देगा। उसके बिना पॉसिबल ही नहीं अपने लिए। उसके लिए तो यही है कि उस पर लॉक लगा हुआ है। तो वही संस्कृत में भी होता है। अब इतना खतरनाक काम है, अगर मैं अब आप लोगों के सामने अकॉर्डिंग टू करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अगर मैं आपके सामने ये मेंशन कर दूं और आपसे पूछो बताओ ये क्या है, कौन सा वर्ड है, ये जज है, क्योंकि पहले डिस्कस कर लिया इस वजह से, है ना। तो यानी अब तुमने जब पढ़ लिया इसको तभी तो बता पाए हो, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा वो इसके लॉक का सिस्टम जानता ही नहीं है, तो खोल भी नहीं पाएगा ना इस सीक्रेट को। तो इसलिए आप लोगों को, अब जैसे कि मान लो ये मैंने मान लीजिए आपके सामने लिख दिया और आपसे पूछा बताओ ये कौन सा वर्ड है, ये नीचे, ये कौन सा वर्ड है? तो साहब नहीं पता, क्यों? क्योंकि ये आपके फोनेटिक कोडिंग है और पता लगेगा कि ये वाला वर्ड है, क्योंकि ये जब नाउन के रूप में यूज होता है तो इसको हम यूज बोलते हैं, और ये वाला सिंबल हमारे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में ये की साउंड को बताता है, ये ऊ की साउंड और ये से की साउंड। तो फोनेटिक कोडिंग है, ऐसे संस्कृत में होता है। संस्कृत में होने का मतलब है अगर किसी साउंड के बाद में ये वाला सिंबल लग गया तो इसका मतलब है उस साउंड को खींच के बोलना है, अ करके खींच के बोलना है। हाँ तूने तो पढ़ रखा है ये चीज। ऐसे अगर दो का बना दिया जाए इसका मतलब और ज्यादा खींचना है। हाँ इसका मतलब खींच के बोलना है उसे। ये जब बना देते हैं तो इसका मतलब और ज्यादा खींचना है? अगर मान लीजिए संस्कृत में कहीं पर ये वाला साउंड आ गया, ये अगर सिंबल आ गया, तो अब इसमें आम व्यक्ति तो जो इसको नहीं जानता वो तो इसको क्या बोलेगा, ठम। लेकिन इसका उच्चारण जो होता है, जो फोनेटिक कोडिंग में जिसने समय दिया है, वो इसको ऐसे करता ये मधुमक्खी जैसी आवाज निकालनी होती है? अब उसको जो समझ लेगा तो इसको कहते हैं। तो संस्कृत सिर्फ रीड कर लेना हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता। रीड तो हम इसलिए भी कर लेते हैं क्योंकि संस्कृत और हिंदी की स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट क्या होती है, 80% तक सेम होती है, तो इसलिए हम पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही होता है बस, ये हमारे लिए संस्कृत सिर्फ इतनी ही है? वो एक्चुअली होता है कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से वाली जो चीजें पढ़ते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग अप्लाई किए जाते हैं वो। ठीक, तो उस कंडीशन में अब जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, अब इसका अगर किसी ने फोनेटिक कोडिंग में डिकोडिंग करना सीख लिया तो उसे पता है इन चीजों का कि इसका क्या उच्चारण, इसको कैसे उच्चारण करना है इसका, है? जैसे कि हम ओरिजिनल स्क्रिप्ट में अगर देखें तो एक कंसेप्ट में सिंपल रूप में बताऊं, जैसे आपके भगवान शिव की आराधना के लिए जब सावन में रुद्राभिषेक किया जाता है तो उसमें रुद्राष्टाध्यायी का पाठ किया जाता है। तो रुद्र को समर्पित 8 अध्याय हैं, उन 8 अध्यायों का पाठ किया जाता है, जिसमें पहला अध्याय भगवान गणपति को समर्पित है, और उसके पहले 3 श्लोक जो है मंत्र है वो भगवान गणपति के बारे में बताते हैं, और उन तीनों ही मंत्रों में इस साउंड का यूज किया गया है। अब देखो कितना बड़ा खेल है।
पहले 3 मंत्र जो बनाए गए हैं वो गणपति को समर्पित है, उन तीनों में ये साउंड लगा दी। यानी जो इसके बारे में नहीं जानता, जिसने मेहनत नहीं की होगी, वो इसको क्या करेगा, गलत प्रोनाउंस करेगा, और गलत प्रोनाउंस करेगा तो फिर उसका फल नहीं मिलेगा, वो वाइब्रेशन ही क्रिएट नहीं होगा। तो इसलिए उसमें ऐसे आता है, ओम गणानांताम गणपति ठम हवा में, अब ठम बोलेगा तो फ्लुएंसी टूटेगी, मंत्र बोलने में फ्लुएंसी नहीं टूटनी चाहिए। और एक प्रॉपर उच्चारण फिर आता है, ओम गणानांताम गणपतिगुम हवामहे प्रियानांताम प्रियपतिगुम हवामहे निधिनांताम निधिपतिगुम हवामहे। तो इस तरीके से आता है, तो वो फोनेटिक कोडिंग के केस में आता है। तो संस्कृत पढ़ना, संस्कृत का उच्चारण होना और संस्कृत का मीनिंग समझना, ये बहुत अलग होते हैं। जितनी कोई सामने आ जाए उतनी ही है, देख लो। मतलब वैसे तो मैं प्रॉपर वैसे नहीं आती, यूं मान लो, पर मैं डायलेक्ट्स में कह सकता हूँ, डायलेक्ट्स में काफी आती है। जैसे डायलेक्ट्स में ढूंढाड़ी है, वो मुझे आती है, शेखावाटी आती है, मारवाड़ी आती है, मुझे इस प्रकार से हरियाणवी आती है। जैसे मुझे ये अपनी ढूंढाड़ से आगे थोड़ा सा जाएंगे तो ब्रज भाषा आती है। ब्रज भाषा और ढूंढाड़ के बीच में हमारा क्षेत्र है, तो बिल्कुल हमारी जो प्योर लोकल लैंग्वेज है, जो अब हमारा गांव का कोई व्यक्ति नहीं बोलता, हमारे गांव का व्यक्ति तक नहीं बोलता, हमारे बड़े, हमारे घर में परिवार में जो पापा ताऊ जी और ये वो तक नहीं बोलते जिस भाषा को, हमारी पुरातन जो हमारे घर की, हमारे गांव की जो भाषा है ना, पुरानी जो शुरू में चलती थी। अब तो बच्चे पढ़ने लिखने लग गए, बाहर जाने लग गए, तो मिक्स हो गई ना भाषाएं, पर मैं अपने गांव की प्योर भाषा तक बोलता हूँ, प्योर। जब हमारे मम्मी पापा तो कई बार कह देते हैं, कई बातें मैं जो करता हूँ कि तुझे क्या पता, तू तो तब तक पैदा ही नहीं हुआ था, मैंने फिर भी पता है मुझे, देख लो। तो मैं उनको कहता हूँ, तो मैंने इंटरेस्ट होता है किसी व्यक्ति का, तो वो है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कुछ चीजें जहां मैंने आपको बता दी कि वो आपको डिटेल में समझनी है, पढ़नी है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वहां कोई ना कोई लॉजिक है। अब देखो, तुम्हारे लिए फोनेटिक कोडिंग और इनको कोडिंग की बात मैं कर रहा हूं, मैंने तुम्हें यहां पर लिख दिया सीआई और बीआई, यहां लिख दिया मान लो। अब इस वाले पार्ट को मैं छुपा देता हूं, ये मान लो नहीं है। कोई भी व्यक्ति अब आएगा अगर तुम्हारी क्लास में, उसके सामने जब अपन सीआई बीआई बोलेंगे तो समझ जाएगा कि सीआई क्या है और बीआई क्या है, नहीं समझेगा। लेकिन जिसने इनको डिकोड कर लिया है, कनिक आइए जैसे, तो अब ये बीआई तो चलो इधर से टीप के बोल लेगी बेयर इन्फिनिटिव है, लेकिन सीआई तो वो नहीं बोल पाएगी। तो कहने का मतलब है इसी को कहते हैं कोडिंग। और जो इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोडिंग किस पर लगाई जाती है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे बड़ा ताला या सबसे ज्यादा लॉक उसी पर लगाए जाते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पावरफुल, उसी पर ज्यादा लॉक लगता है। जैसे हमारे जितने भी मंत्र हैं, कहा जाता है इनमें वाइब्रेशन पैदा होता है बहुत तगड़ा, इनका शुद्ध उच्चारण करने में। और यही तो कारण है कि आपके साउथ का पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है, उसके 6 तहखाने खोल दिए गए हैं, 7वां तहखाना आज तक खुला ही नहीं है किसी से। कारण क्या, उस तहखाने पर जो दरवाजा लगा हुआ है, उस दरवाजे पर ना कोई कुंडी है, ना कोई लॉक है, कुछ नहीं है, बस उस दरवाजे पर 2 सांप बने हुए हैं, जिसे बोला जाता है सर्प बंधम। नैनो दरवाजा किसके द्वारा लॉक्ड है, सर्प बंधम नाम के मंत्र से लॉक्ड है। कहा जाता है कि उसके सामने जाकर अगर कोई शुद्ध उच्चारण करके गरुड़ मंत्र का अगर उच्चारण करेगा, तो वो सांप ऑटोमेटिकली उस बंधन को खोल के और दरवाजा खोल देंगे। लेकिन गरुड़ मंत्र, आश्चर्य की बात यह है, आता तो बहुत लोगों को है, लेकिन शुद्ध उच्चारण नहीं आता। और आपको पता है शुद्ध उच्चारण किसको आता था, शुद्ध उच्चारण आता था हनुमान जी को, गरुड़ मंत्र का। जब उन्होंने भगवान राम को और लक्ष्मण जी को रावण ने नागपास में बांध दिया था युद्ध के दौरान, तो हनुमान जी ने गरुड़ मंत्र का उच्चारण वहां किया था शुद्ध रूप से, और फिर उनको नागपास से मुक्त करवाया था। और वही होता है कि जब कहा जाता है कि ब्राह्मणों का एकाधिकार मानकर, कि ब्राह्मणी ब्राह्मण क्यों मंत्रों की रचना करते हैं, ब्राह्मणी ब्राह्मणों को क्यों अधिकार दिया गया है, ऋषि विश्वामित्र जो राजा थे किसी समय पर, क्षत्रिय थे, और उन्होंने कहा ब्राह्मणों का अधिकार क्यों, मैं ब्राह्मणों से भी बड़ा एक ज्ञान प्राप्त करके, इनसे बड़ा ब्राह्मण और ऋषि बनकर, और इनसे बड़ा इनके जितने मंत्र है ना, उन सबसे ऊपर एक पावरफुल मंत्र बनाऊंगा। तो उन्होंने द्वेष भावना में आकर और इस चुनौती का यूज करके, और उन्होंने सबसे बड़े एक मंत्र का निर्माण कर दिया, जिसमें पूरा ब्रह्मांड, तीनों लोक, सब कुछ समाहित है जिस मंत्र के अंदर, उसे कहा जाता है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुवः जो आप बोलते हो ना, वो ऋषि विश्वामित्र द्वारा रचित है, और इसमें पूरा ब्रह्मांड समाहित है। ये मंत्र चाहे तो पूरे ब्रह्मांड का निर्माण भी कर दे, पूरे ब्रह्मांड का विनाश भी कर दे। लेकिन अब पूरी ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई, तो महाराज जी कर क्या दिया तुमने,
कि क्यों कि इतने बड़े मंत्र का निर्माण करते, इसको तो कोई गलत यूज भी कर लेगा, ब्रह्मांड का नाश भी कर सकता है। कि तो क्या करूं, कि तो इसलिए तो कहा जाता है जाको काम जाई को साजे। हम प्रॉपर तरीके से निर्माण करते हैं मंत्रों का, लॉजिक लगा के करते हैं। तुमने ऐसे बना दिया, अब क्या करें कि हम हर मंत्र पर ताला लगाते हैं, जिसे कहा जाता है कीलन। कीलन किया जाता है उसको, अगर कोई यूज करना चाहता है तो उसका उत्कीलन करना पड़ता है, उसका ताला खोलना पड़ता है, जिसकी एक प्रॉपर प्रोसेस होती है। तो उस पर अब कहा कि पूरा ब्रह्मांड है इसमें समाहित, तो उतना ही बड़ा फिर क्या लगाया जाएगा, ताला। तो कहा जाता है गायत्री मंत्र के ऊपर इतना बड़ा ताला लगा दिया गया जिसको खोलना सहज ही संभव किसी के लिए नहीं है। उसमें कहा गया कि जब कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र का पूरे नियम के साथ, पूरे प्रॉपर एक कह सकते हैं रूटीन के साथ में 1.25 करोड़ मंत्रों का जाप करेगा ना, कितने, एक मतलब कितने दिनों में, वर्षों में, 8 वर्ष लगो चाहे 10 लगो चाहे 20 वर्ष, लेकिन 20 वर्ष तक फिर नियम भी पालन करना पड़ेगा उसे। 20 वर्ष तक वो नियम नहीं छोड़ सकता। तो जितने, तो उसमें 1.25 करोड़ मंत्रों का जाप करेगा, तब तो उस पर लगा हुआ ताला खुलेगा। फिर उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए 24 लाख मंत्र और जपने पड़ेंगे। इसका मतलब टोटल कितने करने हैं, 1.5 करोड़। और 1.5 करोड़ में जिंदगी निकल जाती है। और जिंदगी में जब व्यक्ति कोई नियम पालन करके, और जब पूरे नियम के साथ, पूरे शुद्ध आचरण के साथ, सात्विक आचरण के साथ अगर किसी काम को करेगा, तो उसका जीवन तो वैसे सात्विक हो जाएगा, तो फिर उसका वो गलत यूज करेगा नहीं, उसकी सोच में ही नहीं रहेगी फिर गलत सोच। तो ये चीजें होती हैं, इसको कहा जाता है कोडिंग का कंसेप्ट। तो एब्रिविएशन फॉर्म जो हम लिखते हैं ना, वो कोडिंग का ही एक रूप है। क्लियर है? तो ये है, तो आराम से, वो तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी डेली रूटीन तो करोगे, टॉयलेट करने भी नहीं जाओगे क्या। तो यहां पर देखो ना, कनिका ना, कॉमन इन्फिनिटिव को कहा जाएगा आगे क्या, सीआई कहा जाएगा। क्लियर है? तो सीआई अगर कभी भी आगे मैं सीआई बोलूंगा, कॉमन इन्फिनिटिव नहीं बोलूंगा, सीआई और बीआई, तो इस चीज का विशेष ख्याल रखना है आपको। तो सीआई और बीआई समझ में आ गए। सीआई को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो पार्ट आता है आपका, अगला पार्ट आएगा कौन सा, पार्टिसिपल। कौन सा पार्ट आएगा, पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल की अगर हम बात करते हैं, तो पार्टिसिपल को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला इसका जो पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं माय डियर, कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा एक बात बताओ, हाउ मेनी क्वालिफायर्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, कौन कौन से, वेरी गुड, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। इसका मतलब है नाउन प्रोनाउन को जो भी क्वालिफाई कर रहा होगा, कोई भी करो, उसे हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करेंगे। दिखने में भले ही वो कुछ भी दिखे, दिखने में भले ही वो कुछ भी दिखे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है, ये भी एक प्रकार से काम करता है किसका, एडजेक्टिव का काम करता है। तो ये रूल कहता है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसका। कंपेरेटिवली मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में डिफरेंस बताऊंगा आप लोगों को, तो ये समझना। आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब is used as an adjective or a processing word। यानी जब भी आईएनजी फॉर्म जो है वर्ब की, वो एक एडजेक्टिव के रूप में काम में आए, या फिर प्रोसेसिंग वर्ड के रूप में काम में आए। प्रोसेसिंग का मतलब है जिससे काम की कंटिन्यूटी का पता लगे हमें कि काम चल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इसके अलावा एक कंसेप्ट और इसमें आपको याद रखना है कि अफेक्टिंग एजेंट इज यूज्ड विद दिस पार्टिसिपल। अफेक्टिव एजेंट जो है वो इस पार्टिसिपल के साथ यूज किया जाता है। अफेक्टिंग एजेंट जो होता है ना, वो इस पार्टिसिपल, अफेक्टिंग का मतलब जो प्रभावित कर रहा है, जो प्रभावित कर रहा है। और इसीलिए देखो खुद यहां पर जब रूल बना रहा है ना, तो अफेक्टिंग आईएनजी फॉर्म ले रहा है। और यही रीजन है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉलो करेगा। कैसे, एग्जांपल लिखवाता हूं मैं। जैसे हमने कहा ही इज
डांसिंग। तो यहां पर देखो ये कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, और आईएनजी फॉर्म यदि है तो वो कह रहा है वे नाच रहा है, तो बताओ उसके नाचने की प्रोसेस चल रही है कि नहीं चल रही है, काम की प्रोसेस है कि नहीं है, है। तो काम की प्रोसेस यदि चल रही है तो ये जो वर्ड है वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। साथ में एक सेंटेंस अगर मैं लिख लूं, फ्लोइंग वाटर सीम्स वेरी अट्रैक्टिव, फ्लोइंग वाटर सीम्स वेरी अट्रैक्टिव, ये अगर बोला तो यहां पर आईएनजी फॉर्म आ गई। अब ये बताओ ये आईएनजी फॉर्म वाला वर्ड है, फ्लोइंग का मतलब होता है बहता हुआ, प्रोसेस चल रही है बहने की, ऐसे थोड़ी हमारे बोलने से पहले बह गया, हमारे बोलने के समय पर भी बह रहा है। तो अब ये बताओ ये वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है, वाटर वर्ड को, और वाटर वर्ड क्या है, और जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, और एडजेक्टिव के रूप में जब आईएनजी फॉर्म आती है तो किसका काम करती है, तो यहां ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्लियर है। हमने जैसे कि एक एग्जांपल लिखा, दिस मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो हमने इंटरेस्टिंग आईएनजी फॉर्म लिखी है, क्यों लिखी है, क्योंकि मूवी प्रभावित होने वाला एजेंट है, प्रभावित करने वाला एजेंट है। मूवी से तो मूवी तो जो होती है प्रभावित करती है, हम जब मूवी देखते हैं, और उससे प्रभावित होता कौन है, देखने वाले यानी हम। तो मूवी जो है वो प्रभावित करने वाला यानी अफेक्टिंग एजेंट है, और इसीलिए आप आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, और यहां पर ये भी क्या कहलाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा, राइट। नहीं ऑनगोइंग मैंने और लगवाया है तो इसलिए वहां पर मैंने साथ में एक एक्स्ट्रा रूल भी तो लिखवाया है कि जो अफेक्टिंग एजेंट होता है वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, उसके लिए कॉन्टिन्यूटी की होने की आवश्यकता, किसका है ना, एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव के रूप में आता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही तो होता है। तो यही तो लिखा है मैंने, और लिखवाया क्या है, लिख तो घने ही लो, पर इस सेंटेंस को पढ़ो फिर इसमें एडजेक्टिव है ये, ही इज डांसिंग में, तो फिर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना। अब तुम एडजेक्टिव तो घना ही लिख दो, पर इस सेंटेंस में तो फंस जाओगे, फिर इसमें तो एडजेक्टिव है ही नहीं, तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल है नहीं, फिर ये इसका मतलब अब की है, तो दोनों चीज लिखनी तो पड़ेंगी ना हमें, कि यूज एज एन एडजेक्टिव, और मतलब और का मतलब या तो ये हो या ये हो, एंड थोड़ी लिखा है मैंने, तो दोनों होने चाहिए। पहले लैंग्वेज वैसे लिखता हूं, तुम टेंशन मत करो, मैं तुमको लगता है कि मेरे शकल से लगता है मैं इतना मतलब बेवकूफ या सीधा आदमी हूं जो मतलब खुद लिख कर खुद फंसने का काम करूंगा मैं, है, तो वो तो तुम टेंशन ही छोड़ो। तो ये क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा अब हम मूवी में क्या होते हैं, हमारा इंटरेस्ट होता है तो हम मूवी से प्रभावित होते हैं, प्रभावित होने वाले के लिए पास्ट पार्टिसिपल यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, एंड व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एज एन एडजेक्टिव और कंप्लीटेड एक्टिविटी, यानी जो या तो एडजेक्टिव के रूप में आए या फिर काम के पूरा होने के बारे में जो बताए वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, पास्ट पार्टिसिपल की अगर हम बात करें तो आप लिखेंगे व्हेन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एंड कंप्लीटेड एक्टिविटी, जब कोई भी थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड एक्टिविटी को बताए या फिर एडजेक्टिव के रूप में काम में आए तो वो क्या कहलाती है, पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। साथ में एक आपको कंसेप्ट याद रखना होगा, अफेक्टेड एजेंट,
takes past participle with it, यानी जो अफेक्टेड एजेंट होता है ना, जो प्रभावित होता है, वो क्या करता है, वो पास्ट पार्टिसिपल लेता है। क्या लेता है? पास्ट पार्टिसिपल लेता है अपने साथ में, खुद अपने नाम, इसमें रूल में अफेक्टेड आ रहा है, थर्ड फॉर्म। तो जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम यूज करें, मैंने कहा ही हैज कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, ही हैज कंप्लीटेड हिज, यानी वो अपना प्रोजेक्ट क्या कर चुका है, पूरा कर चुका है। तो यह कंप्लीटेड एक्टिविटी को बता रहा है, तो ये कंप्लीटेड जो है वो आपकी थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या कहलाएगी, पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। इसके बाद में मैं अगर ऐसे लिख दूं कि ब्रोकन ग्लास कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, अगर मैंने ये लिख दिया तो ये ब्रेक की थर्ड फॉर्म हो गई, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो ब्रोकन है क्या, ग्लास। सो दिस वर्ड ब्रोकन इज बीइंग यूज्ड टू क्वालिफाई द वर्ड ग्लास, दैट इज अ noun, and we all know that a word that is used to qualify a noun is called, और यहां पर ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव के रूप में जब भी थर्ड फॉर्म आती है तो वो क्या कहलाती है, पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। नहीं, हाँ मतलब प्रोजेक्ट को एक इनडायरेक्टली तो क्वालिफाई कर रहा है कि प्रोजेक्ट हो गया है, कैसा, कंप्लीट हो गया है, लेकिन हर जगह अपने से बाद वाले वर्ड को क्वालिफाई करे ही करे ऐसा आवश्यकता नहीं है। जैसे हम कहेंगे ही हैज गॉन टू मार्केट, तो अब इसमें गॉन वर्ड मार्केट को क्वालिफाई नहीं कर रहा, उसके बावजूद भी ये पास्ट पार्टिसिपल है। भाई सेंटेंस तो और भी बहुत तरह के बनते हैं ना, एकदम सही है। जैसे कहूंगा आई एम इंटरेस्टिंग इन दिस मूवी, सेंटेंस सही है गलत है? गलत है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्टिंग ये तो आईएनजी फॉर्म है, और ये तो तब यूज होता है जब कोई किसी को प्रभावित करता है, तो प्रभावित करने वाले के साथ आईएनजी लगती है। प्रभावित होने वाले के लिए तो क्या आता है, पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म आती है। दैट्स व्हाई इन दिस सेंटेंस यू हैव टू रिप्लेस दिस वर्ड इंटरेस्टिंग विद द वर्ड इंटरेस्टेड। आप आपके यहाँ पर देखते हैं ना, कोई भी नोटिस बोर्ड पे जब लिखता है कि कोई भी प्रोग्राम होता है तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैन सबमिट देयर नेम टू हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ द क्लास, ऐसे लिखते हैं ना। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो उस फंक्शन में इंटरेस्टेड, यानी जो फंक्शन उनको प्रभावित जिसको कर रहा है, वो अपना नाम वहां सबमिट करवा सकते हैं। ये है कॉन्सेप्ट, क्लियर है? आफ्टर दैट लास्ट आपका पार्टिसिपल आता है जो कहलाता है आपका कौन सा, परफेक्ट पार्टिसिपल आता है। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। टेंस टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो परफेक्ट पार्टिसिपल का एक बेहतरीन कंसेप्ट वहां पर फॉलो किया जाएगा, ये विशेष ध्यान रखना। परफेक्ट पार्टिसिपल का ये होता क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर है। जब कभी भी किसी सेंटेंस में आपको हैविंग प्लस क्या मिल जाए, थर्ड फॉर्म मिल जाए, तो समझ जाना ये क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। लेकिन ये पहचानना तो इजी है, लेकिन इसके साथ जो रूल चलता है उस रूल की बात करेंगे हम पहले। तो आपको ध्यान रखना है कि परफेक्ट पार्टिसिपल is not used in a single sentence, so another sentence must be used with it, must be used with it, and that another sentence must be related to
पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ये किससे रिलेटेड होगा? वो दूसरा सेंटेंस जो लगता है ना परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ, यानी हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म के साथ जो लगता है, वो पास्ट इंडेफिनिट में आना चाहिए। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब हो गया सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या होना चाहिए? जैसे कि अगर मैं कहूं हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क ही गोज टू मार्केट, ये सेंटेंस सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, इसका मतलब ये क्या आ गया? या परफेक्ट पार्टिसिपल आ गया। क्या आ गया? और परफेक्ट पार्टिसिपल अकेला किसी सेंटेंस में नहीं आता, दूसरा सेंटेंस यूज करना पड़ता है, तो हमने यहां यूज कर लिया दूसरा सेंटेंस। लेकिन रूल कहता है दूसरा सेंटेंस किस टेंस में होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब हो गया, तो यहां पर इसने सेकंड फॉर्म नहीं लगा रखी, जो गलत है। तो यहां आपको गोज के स्थान पर क्या करना है? वेंट करके आना है। रूल ये है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे चलकर आप जब ग्रामर और डिटेल में पढ़ोगे, टेंस वगैरह और ये आगे जो पढ़ोगे ना, वहां पर ये सेम रूल जो है ना, वो एक तरीके से रिपीट होगा। वहां पूछूंगा क्वेश्चन तुमसे, बताओ ये रूल हमने कहां पढ़ा था, क्या पढ़ा था, और आखिर ऐसा क्यों है कि परफेक्ट पार्टिसिपल कभी अकेला नहीं आता और अपने साथ पास्ट इंडेफिनिट लेता ही है? ऐसा क्यों है इसके साथ, उसका भी रीजन पता लगेगा वहां पर। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? करो नोट। ठीक है, तो ये है आपके पार्टिसिपल तक का कंसेप्ट सिंपल लैंग्वेज में और इनके इंट्रोडक्शन के रूप में। नेक्स्ट में हम जो डिस्कस करेंगे वो अब डिस्कस करेंगे अपने ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, एक्टिव एंड पैसिव वर्ब। उनको कंप्लीट करने के बाद में फिर वापस से लिखेंगे स्पेसिफिक रूल्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। उसमें आपको डिसाइड करना होगा जेरेंड कहां काम में आती है, और 7 रूल तो लिख ही लिए थे अपने जेरेंड के, इनके अलावा और कहां काम में आती है। इसके अलावा बे इन्फिनेटिव कहां आती है, कॉमन इन्फिनेटिव कहां आती है, स्प्लिट इन्फिनेटिव कैसे यूज होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहां आता है, पास्ट पार्टिसिपल कहां आता है। ये सब कंसेप्ट आपको स्पेसिफिक रूल्स के अंडर में करने हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अपने। थैंक यू।